हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुणधर्म। आज हम आपको पढ़ाएंगे एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुणधर्म। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज हम एल्किल हैलाइडों के रासायनिक गुणधर्म। एल्किल हैलाइड 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो ये 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दर्शाते हैं। 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दर्शाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया दर्शाते हैं। आप मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिएगा और इन वीडियोस को साथ ही साथ नोट भी कीजिएगा अपनी फेयर नोटबुक में। स्टूडेंट्स, एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया दर्शाते हैं, जिनमें पहली है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पहली अभिक्रिया होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी होती है विहाइड्रोहेलोजनीकरण। दूसरी होती है विहाइड्रोहेलोजनीकरण। देखिए, वी का मतलब होता है निकलना और हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजनी मतलब हेलोजन। इसका मतलब इन अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन और हेलोजन बाहर निकलेगी, तो विहाइड्रोहेलोजनीकरण। या इसका दूसरा नाम है बीटा विलोपन। इसको हम अल्फा बीटा विलोपन भी कह सकते हैं। स्टूडेंट, तीसरी जो होगी आपके पास वो होगी धातुओं के साथ अभिक्रिया, यानी कि हमारे जो एल्किल हैलाइड है वो धातुओं के साथ अभिक्रिया दर्शाते हैं। धातुओं के साथ अभिक्रिया। और स्टूडेंट, जो चौथी होगी वो होगी एल्किल हैलाइडों का अपचयन। अपचयन का मतलब मैं आपको बता दूं कि अपचयन का मतलब होता है कि किसी भी सिंगल बॉन्ड को तोड़ेंगे और वहां पर आजू बाजू उसके हाइड्रोजन जोड़ेंगे। इसका मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ना। देन अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आज का हमारा टॉपिक होगा, इसका फर्स्ट टॉपिक है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि नाभिक स्नेही क्या होता है। देखिए, नाभिक स्नेही का मतलब है ऐसी स्पीशीज, चाहे वो आयन हो, चाहे वो उदासीन यौगिक हो, तत्व हो, परमाणु हो, कुछ भी हो, ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, यानी कि जिस पर ऋणावेश हो या फिर जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, यानी कि वे सभी तत्व, अणु, आयन, वे नाभिक स्नेही को हम Nu- यानी कि न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होते हैं? जिन पर ऋणावेश हो, जिन पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वाले समूह। ठीक है, जिन पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता होगी। जैसे मैंने लिखा OH-, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरह मैंने लिखा यहाँ पर Cl-, इसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो ये भी यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होगा। इसी तरह मैंने लिखा हैलाइड आयन, यानी कि X-, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और भी होते हैं बहुत सारे, जैसे मैंने लिखा H2O, तो H2O में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, यानी कि ऑक्सीजन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अतः ये भी नाभिक स्नेही की तरह कार्य करेगा। स्टूडेंट्स, एक होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब धनावेशी स्पीशीज, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन न्यून, हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाले समूह। जैसे हमने लिखा H+, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। हमने लिखा, मान लो और भी है NO2+, ये भी आपका क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। इसी तरह हमने लिखा, मान लो अमोनियम आयन NH4+। ठीक है, तो ये सब के सब किसकी तरह काम करेंगे स्टूडेंट्स? ये सब के सब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं और बात करूं तो BF3, इनके पास भी एक लोन पेयर की कमी है। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। और जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वो आपके नाभिक स्नेही की तरह कार्य करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अभिक्रिया। अभी तो मैंने आपको नाभिक स्नेही के बारे में बताया है। अभिक्रिया क्या होती है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि एक समूह को हटाना और उसकी जगह दूसरे समूह को लगाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास ये नाभिक स्नेही है और ये भी नाभिक स्नेही है, ये आपका दुर्बल है और ये आपका प्रबल है।
तो प्रबल वाला नाभिक स्नेही आएगा और इस दुर्बल वाले को हटा देगा। अंडरस्टैंड? तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रबल नाभिक स्नेही किसी दुर्बल नाभिक स्नेही को क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, तो इस अभिक्रिया को हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि एक नाभिक स्नेही का दूसरे नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन कर दिया जाए तो इस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की कोई डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है, लेकिन अगर पूछी जाए तो आप, मैं जो भी आपको डेफिनेशन बता रहा हूं इसको नोट कर लीजिएगा कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी एक नाभिक स्नेही का किसी दूसरे नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन कर दिया जाए, उस अभिक्रिया को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। वास्तव में ये दो प्रकार की जो होती है ये क्रिया विधि है, यानी कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि दो प्रकार की होती है। पहला, नंबर 1, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SN1। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफाइल, तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल SN1। 1 इसलिए बोला गया क्योंकि यूनिमोलिक्यूलर है, एक अणुक है इसलिए। दूसरा, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दैट इज SN2। तो इस तरह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, SN1 और SN2। अब हम इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर पहला पढ़ते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो कि इसको हम SN1 नाम से भी जानते हैं। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुई है और इस साल 2020 में जो पेपर आया था उसमें भी ये अभिक्रियाएं आई थी। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा SN1 हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, आपका हेडिंग होगा एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इन शॉर्ट SN1। तो इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट आपका ये होगा, ये तो आपका हेडिंग हो गया फर्स्ट, और इसके अंदर ये फर्स्ट पॉइंट आपका होगा कि यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न होती है? दो पदों में संपन्न होती है। देखिए, इसको एकाणुक क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा इसी के बीच में। तो यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, ठीक है, दो पद में संपन्न होती है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें होता है कार्बोकेटायन या कार्बोधनायन, इसको हम कार्बोनियम आयन भी बोलते हैं, कार्बोनियम आयन। तो कार्बोधनायन या कार्बोनियम आयन का निर्माण, यह आपका पहला स्टेप है। पहले स्टेप का नाम, हेडिंग क्या हो जाएगा? कार्बोधनायन या कार्बोनियम आयन का निर्माण। स्टूडेंट्स, यहां पर क्या होगा, जो CH बंध होगा उसका विषमांश विखंडन होगा। तो एल्किल हैलाइड में CX बंध का, एल्किल हैलाइड में CX बंध का विषमांश विखंडन, कैसा विखंडन होता है? विषमांश विखंडन होता है, तथा जिसके फलस्वरूप मध्यवर्ती, दिस इज द मध्यवर्ती, इंटरमीडिएट
ये जो मध्यवर्ती बनता है बहुत स्थायी होता है, जिसके फलस्वरूप मध्यवर्ती कार्बन आयन का निर्माण होता है, कार्बन आयन का निर्माण होता है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ। मैं यहाँ पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले रहा हूँ, और क्यों ले रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने आपको 3 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया, और सबसे पहले इस पर विषमांश विखंडन कराया। द फर्स्ट स्टेप इज ए वेरी स्लो स्टेप। प्रथम पद जो होता है, ये जो प्रथम पद है वो ये बहुत ही धीमा पद होता है, और आरडीएस, आरडीएस का मतलब होता है वेग निर्धारक पद। आरडीएस वेग निर्धारक पद, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आरडीएस का मतलब मैं लिख देता हूं यहां पर, वेग निर्धारक पद, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट स्टेप इज वेरी स्लो स्टेप। प्रथम पद बहुत धीमा पद होता है, और धीमा पद ही, देखो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोई पद बहुत धीमा होता है तो वो पद उसका वेग निर्धारक पद होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये पहला पद बहुत धीमा पद है, इसलिए ये वेग निर्धारक पद है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग हम इसी पद से निर्धारित करते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर जाएंगे, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, ये ब्रेक हो जाएगा, पूरी तरीके से टूट जाएगा। तो आपके पास बनता है ये, और ये बन गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन, जिसको आप कार्बोकेटायन बोलते हो। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन, हिंदी में कार्बोकेटायन बोलते हैं, इंग्लिश में कार्बोकेटायन बोलते हैं। ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना है, जो कि मध्यवर्ती स्थायी है, ठीक है ना। इंटरमीडिएट होता है और स्टेबल होता है। कैसा होता है? स्टेबल। ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, देखिए SN1 अभिक्रिया के अंदर बनने वाला मध्यवर्ती जितना ज्यादा स्थायी होगा, वो एल्किल हैलाइड उतना ही ज्यादा क्रियाशील होगा। इस एल्किल हैलाइड से ये मध्यवर्ती बन रहा है, और ये मध्यवर्ती बहुत ज्यादा स्थायी है, इसका मतलब ये एल्किल हैलाइड बहुत ज्यादा क्रियाशील है। तो जिस एल्किल हैलाइड से जितना ज्यादा स्टेबल मध्यवर्ती बनेगा, वो एल्किल हैलाइड उतना ही ज्यादा क्रियाशील होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड अधिक क्रियाशील होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री ज्यादा क्रियाशील होता है 1 डिग्री से। देखो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड था, यहाँ पे एल्किल हैलाइड कौन सा है? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो इससे जो कार्बोकेटायन बना है, इससे जो कार्बोनायन बना है, वो भी कितना है? 3 डिग्री, और 3 डिग्री कार्बोनायन ज्यादा होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कार्बोनायन का स्थायित्व, कार्बोनायन का स्थायित्व मैं आपको बता देता हूं। 3 डिग्री कार्बोनायन ज्यादा स्थायी होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा स्थायी होता है 1 डिग्री से, और 1 डिग्री ज्यादा स्थायी होता है मेथिल धनायन से, ठीक है। कार्बोनायन जितना ज्यादा स्थायी होगा, तो देखो 3 डिग्री जो कार्बोनायन बना है वो किससे बना? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से। तो 2 डिग्री कार्बोनायन किससे बनेगा? 2 डिग्री से। 1 डिग्री किससे बनेगा? 1 डिग्री से। और मेथिल वाला किससे बनेगा? मेथिल हैलाइड से। इसका मतलब जब 3 डिग्री कार्बोनायन ज्यादा स्थायी है, तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील है। तो एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम, अतः लगा देते हैं यहाँ पर, अतः देखो सुनो ध्यान से, कार्बोनायन का स्थायित्व ये होता है, अतः एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम क्या हो जाएगा? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील होगा किससे? 2 डिग्री से। 2 डिग्री ज्यादा क्रियाशील होगा 1 डिग्री से, और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से ज्यादा क्रियाशील होगा मेथिल हैलाइड। सॉरी, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील होगा 1 डिग्री से, और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ज्यादा क्रियाशील होगा मेथिल हैलाइड से। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम यहाँ पर निकालते हैं। देखिए यहाँ से x इस पर चला गया था, तो आपके पास साथ में यहाँ पर बचेगा x माइनस, ठीक है। तो आपका फर्स्ट स्टेप में कार्बोनायन का निर्माण हो गया। स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बहुत सारी। पहला, फर्स्ट स्टेप से ही हमने एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम निर्धारित किया है। फर्स्ट स्टेप से ही अब हम इसका वेग निर्धारित करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर बताते हैं फर्स्ट स्टेप से और क्या क्या निर्धारित करते हैं।
हमने देखा यहाँ पर वेग निर्धारक पद कौन सा है, फर्स्ट स्टेप है। चलो स्टार्ट करते हैं वेग। तो अभिक्रिया का वेग, अगला टॉपिक है हमारा अभिक्रिया का वेग। कैसे निकालेंगे वेग, कैसे निकालते हैं? वेग निकालने का तरीका द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से क्या कहता है? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। ये नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनेंगे। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसके क्रिया कारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर, यानी कि रेट बोलते हैं या वेग बोलो या दर बोलो, एक ही बात है, जो समानुपाती होता है वो है क्रिया कारकों की सांद्रता के। क्रिया कारक कौन है हमारा? एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड की मैं लिख देता हूं पहले यहां पर कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है या वेग है वो क्रिया कारक की सांद्रता, देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट सांद्रता को दर्शाते हैं, सांद्रता के समानुपाती होता है। तो रेट समानुपाती, क्रिया कारक, हमारा क्रिया कारक कौन था? एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड की सांद्रता, ठीक है। अब हम इसको आगे करते हैं ऊपर। देन स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, रेट समानुपाती एल्किल हैलाइड की सांद्रता। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रेट समानुपाती का चिन्ह हट जाएगा, बराबर का साइन आएगा और साथ में एक कांस्टेंट आएगा K इनटू एल्किल हैलाइड की सांद्रता। K कांस्टेंट है, यानी कि इस रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है या इस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल और केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं अतः SN1 रासायनिक अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया का वेग केवल किसकी सांद्रता पर निर्भर कर रहा है? एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर, केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर ही निर्भर करता है, ठीक है। यानी कि SN1 अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, नाभिक स्नेही की सांद्रता का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं अभिक्रिया की कोटि। अगला स्टार पॉइंट होगा हमारा इसी में, अभिक्रिया की कोटि। ये सब हम किससे निकाल रहे हैं? ओनली फर्स्ट स्टेप से, अभी सेकंड स्टेप नहीं आया है। फर्स्ट स्टेप हमें कौन कौन सी नॉलेज देता है, कौन कौन सा ज्ञान देता है SN1 के बारे में, वो सारी बातें हम पढ़ रहे हैं। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होता है मैं समझा देता हूं। इस नियम को, ये जो मैंने यहां लिखा है, इसे कहते हैं वेग व्यंजक, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? वेग व्यंजक। तो इस वेग व्यंजक में जो सांद्रता की घातें होती हैं उसका योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो वेग व्यंजक में सांद्रता की घातों का योग, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? वेग व्यंजक में सांद्रता की घातों का योग ही अभिक्रिया की कोटि होता है। तो हम इसकी कोटि निकालते हैं। पहले वेग व्यंजक लिखो, रेट बराबर K एल्किल हैलाइड की सांद्रता। तो स्टूडेंट्स एल्किल हैलाइड की सांद्रता है यहां पर, तो इसकी पावर कितनी है? जहां कोई पावर नहीं होती वहां पर 1 लगाते हैं, इसका मतलब इसकी पावर कितनी है? 1। तो अभिक्रिया की कोटि भी कितनी हो जाएगी? 1। अतः अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? ओनली 1। इसलिए हम कह सकते हैं ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और इसीलिए इसे एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो यही रीजन है स्टूडेंट, इसे हम एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को
एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसकी कोटि कितनी आती है, एक आती है, इसलिए इसको अपन एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ अब आता है हमारा स्टेप नंबर 2। तो देखिए स्टेप नंबर 1 से हमें इतनी सारी नॉलेज मिली है, अब हम स्टेप नंबर 2 पर बात करते हैं। स्टेप नंबर 2, स्टेप सेकंड क्या होगा। स्टेप सेकंड के अंदर आपका स्टेप फर्स्ट में जो कार्बोकेटायन बना था, ध्यान से देखेंगे, वो आपका था CH3 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 और ये रहा कार्बोकेटायन। देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट में जो स्टार्टिंग में आपने एल्किल हैलाइड लिया वो sp3 था। अगर मैं इसको देखूं इसके संकरण की अवस्था, तो इसका संकरण होता है sp2 और sp2 संकरित जो ज्यामिति होती हैं वो समतल त्रिकोणीय होती हैं, यानी कि आपके पास ये जो कार्बोकेटायन बना है वो समतल त्रिकोणीय होगा, समतल त्रिकोणीय। ठीक है, ये मध्यवर्ती बना था आपका। अब इस पर आपका अटैक करने आता है न्यूक्लियोफाइल। तो स्टूडेंट्स हम अगर बात करें, ये समतल है, ये समतल है, इस तरीके से है, ये आपका समतल है, एक प्लेन है। इस प्लेन में अगर हम बात करें तो नाभिक स्नेही जो है वो आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है, बोथ साइड से अटैक हो सकता है। तो यहाँ पर आपका जो आक्रमण है वो दोनों तरफ से हो सकता है, यानी कि आपका नाभिक स्नेही आगे से भी आक्रमण कर सकता है और इसका आक्रमण बैक साइड से भी हो सकता है। तो स्टेप नंबर सेकंड में नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है। ठीक है, तो अगर आपको स्टेप नंबर सेकंड के लिखना है तो नाभिक स्नेही का आक्रमण दोनों ओर से होता है और आपके पास यहाँ पर ये आक्रमण बहुत ही फास्ट होता है, ये आक्रमण बहुत ही फास्ट होता है और आक्रमण के बाद आपके पास नया जो बन जाएगा, आपके पास आपका उत्पाद आपको प्राप्त हो जाएगा। इसमें नाभिक स्नेही का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होती है कि यदि कंडीशन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। कंडीशन क्या कंडीशन है, यदि जो गिवन एल्किल हैलाइड होता है वो अगर प्रकाशिक रूप से सक्रिय हो तो यदि एल्किल हैलाइड प्रकाशिक रूप से सक्रिय हो तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रकाशिक रूप से सक्रिय का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि एल्किल हैलाइडों में अगर कोई भी एक कार्बन असममित कार्बन या किरेल कार्बन हो, तो अभी आपके सामने एक वर्ड आया असममित या किरेल, क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताओं पर अलग अलग समूह उपस्थित होते हैं वो हमारा किरेल कार्बन होता है। तो स्टूडेंट्स, यदि एल्किल हैलाइड प्रकाशिक रूप से सक्रिय हो तो अर्थात एल्किल हैलाइड में, अर्थात उसमें किसमें, एल्किल हैलाइड में कोई असममित कार्बन, कैसा कार्बन, असममित कार्बन परमाणु, इस असममित कार्बन परमाणु को हम किरेल कार्बन भी कहते हैं, ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, किरेल कार्बन उपस्थित हो तो प्राप्त यौगिक, तो आपको अभिक्रिया के बाद जो यौगिक प्राप्त होगा तो प्राप्त यौगिक, ठीक है, ध्यान रखेंगे, यदि एल्किल हैलाइड प्रकाशिक रूप से सक्रिय हो तो अर्थात उसमें कोई असममित कार्बन यानी कि किरेल कार्बन उपस्थित हो तो प्राप्त यौगिक रेसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। रेसिमिक मिश्रण, देखिए जो यौगिक प्राप्त होगा वो रेसिमिक मिश्रण, इसी का दूसरा नाम है या डीएल मिश्रण और इसी का तीसरा नाम है प्लस माइनस मिश्रण। ठीक है, होता है। ठीक है,
यानी कि अगर आपका एल्किल हैलाइड प्रकाशिक रूप से सक्रिय है तो प्राप्त होने वाला यौगिक आपका रेसिमिक मिश्रण होता है। तो इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं इसको समझाता हूं, यहां पर इसको एग्जांपल समझाता हूं। ये रहा आपका वो कार्बन जिसकी चारों संयोजकताओं पर अलग अलग समूह उपस्थित हैं। देखिए ये आपका CH3 और ये आपका, देखिए जो कार्बन होता है वो हम सब जानते हैं चतुष्फलकीय रूप से व्यवस्थित होता है। sp3 कार्बन चतुष्फलकीय रूप से व्यवस्थित होता है जिसमें दो संयोजकताएं एक प्लेन में होती हैं, जबकि दो संयोजकताओं में से एक संयोजकता आपकी आंखों के पास होती है और एक आपकी आंखों से दूर होती है। जो आपकी आंखों के पास होती है उसे बेस से दर्शाते हैं, यहाँ पर जुड़ा हुआ है C2H5। जो आपकी आंखों से दूर होती है उसे डैश से दर्शाते हैं, यहाँ जुड़ा हुआ है X, और यहाँ पर आपके अटैच है हाइड्रोजन। तो अगर आप इस कार्बन को गौर से देखो तो चार संयोजकता हो गई, 1 2 3 4, और चारों डिफरेंट डिफरेंट है, चारों अलग अलग है। तो ऐसा कार्बन कहलाता है किरेल कार्बन, इसको स्टार से दर्शाते हैं। ऐसे कार्बन को हम किरेल कार्बन कहते हैं और इसको हम स्टार से दर्शाते हैं, ठीक है। और ऐसा कार्बन जिस यौगिक में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, ऐसे यौगिक जिनमें एक कार्बन भी अगर किरेल कार्बन है तो वो प्रकाशिक रूप से सक्रिय यौगिक होते हैं। तो इसका मतलब ये पूरा यौगिक आपका प्रकाशिक रूप से सक्रिय है, ध्यान रखेंगे। तो इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हम कराते हैं SN1। तो जब इसकी SN1 अभिक्रिया होगी, स्टूडेंट ध्यान से देखना है आपको, तो ये दो स्टेप में यहाँ पर SN1 अभिक्रिया होगी। मैं आपको लिख देता हूं, आपको याद रहेगा। दिस इज द sp3 कार्बन और असम्मित कार्बन, ठीक है। इसको किरेल कार्बन भी बोल सकते हैं हम। और ये पूरा की पूरा आपका अभिक्रिया करेगा। इसका मतलब वही अभिक्रिया कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में। तो मैं यहां लेता हूं सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है? आपका हैलाइड ग्रुप अलग होगा। फर्स्ट स्टेप इट इज द वेरी वेरी स्लो स्टेप एंड RDS, जैसा कि आपको पता है हैलाइड ग्रुप अलग होगा और आपके पास ये बन जाएगा CH3 C2H5 और H। और ये जो कार्बोकेटायन बनेगा ये आपका होगा sp2, ठीक है। ये मध्यवर्ती है और मध्यवर्ती जो बनता है वो अत्यधिक स्थायी होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये प्रकाशिक रूप से सक्रिय है, ये आपका D भी हो सकता है, आपका L भी हो सकता है। देखो प्रकाशिक रूप से सक्रिय जो यौगिक होते हैं उनके 2 रूप होते हैं, एक D रूप और एक L रूप, ठीक है। स्टेप नंबर सेकंड। अच्छा यहां से क्या बाहर निकलेगा? आपका X माइनस भी बाहर निकलेगा। यहां से हमने थोड़ा बॉन्ड X माइनस अलग हो गया और ये पूरा प्लस की फॉर्म में अलग हो गया, ठीक है। ये स्टार आपके असम्मित कार्बन को दर्शाता है जो कि आपका sp3 संकेत कार्बन है। तो स्टेप नंबर 2 में हम जानते हैं न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बोकेटायन पर। अब आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने। जैसा कि आपको पता है न्यूक्लियोफाइल बोथ साइड से अटैक करता है, आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है, दोनों साइड से अटैक करेगा। तो आपका ये अटैक बहुत ही फास्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर आगे से अटैक करता है तो ये D हुआ तो आपको D प्राप्त होगा, L हुआ तो L प्राप्त होगा। लेकिन पीछे से अटैक करने पर आपका D L में कन्वर्ट हो जाएगा और L D में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉसिबिलिटी, संभावना यह है कि आपको 50% D प्राप्त होगा और 50% L प्राप्त होगा। तो इसका मतलब आपको जो यौगिक प्राप्त होगा उसे हम दर्शाएंगे तो वैसे ही जैसे पहले दर्शा रहे थे। तो स्टूडेंट्स यहां पर था आपका CH3, यहां पर था आपका C2H5, यहां पर था आपका H, और आपका हेलोजन हट गया और उसके स्थान पर नया न्यूक्लियोफाइल आ गया Nu-, नया न्यूक्लियोफाइल आ गया, सेम स्थान पर आया है। इसका मतलब इसने फ्रंट से अटैक किया है। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए पीछे से भी अटैक कर सकता है। तो आपको जो यौगिक प्राप्त हुआ उसमें संभावना है कि 50% D और 50% L। तो किसी भी यौगिक का ऐसा मिश्रण जिसमें उसका 50% तो D हो और 50% L हो, इस मिश्रण को DL मिश्रण कहते हैं। तो ये जो मिश्रण है बच्चों ये DL मिश्रण है और इस मिश्रण का दूसरा नाम है रेसिमिक मिश्रण।
रेसिमिक मिश्रण, और इसी का तीसरा नाम है प्लस माइनस मिश्रण। ठीक है, और जो कि इसका नाम रेसिमिक मिश्रण है, इसलिए इस प्रक्रिया को रेसिमीकरण कहते हैं। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2017 के अंदर पूछा गया था। तथा इस प्रक्रिया को लिख देता हूं मैं, इस प्रक्रिया को रेसिमीकरण कहते हैं। रेसिमीकरण, ये प्रक्रिया, ये प्रक्रम रेसिमीकरण कहलाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना। तो दो चीज ध्यान रखनी है, रेसिमीकरण और रेसिमिक मिश्रण। लेकिन ये शर्त है कि ये कब उत्पन्न होगा, ये जब उत्पन्न होगा जब आपका एल्किल हैलाइड प्रकाशिक रूप से सक्रिय हो, अर्थात उसके अंदर एक भी किरल कार्बन प्रेजेंट होना आवश्यक है। कम से कम एक किरल कार्बन प्रेजेंट होना उसके अंदर आवश्यक है। कुछ बच्चों को अभी भी दिमाग में नहीं आ रहा है किरल कार्बन क्या होता है, तो ध्यान से सुनेंगे। ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताओं पर अलग अलग समूह उपस्थित हों, अलग अलग समूह उपस्थित हों। देखो CH3, C2H5, H और X चारों अलग अलग हैं। इसका मतलब ये कार्बन जो है वो क्या कहलाएगा, असममित कार्बन या किरल कार्बन। और ये पूरा यौगिक क्या होगा, प्रकाशिक सक्रिय। ये पूरा यौगिक क्या होगा, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक। ठीक है, और प्रकाशिक सक्रिय यौगिक के दो रूप होते हैं, या तो वो D होता है या वो L होता है। अगर D हुआ या L हुआ, कुछ भी हो, आपको हमेशा 50% D प्राप्त होगा और 50% L प्राप्त होगा। यानी कि जो परख नली में या टेस्ट ट्यूब में आपको जो भी मिक्सचर प्राप्त होगा उसमें D भी होगा और L भी होगा, इसलिए उसको DL मिश्रण कहते हैं या रेसिमिक मिश्रण कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को रेसिमीकरण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने ध्यान से SN1 को पढ़ा है तो SN2 आपके लिए इजी हो जाएगा। और ध्यान रखें, SN2 के बाद मैं आपको अंतर लिखने के लिए दूंगा, इसलिए इसकी एक एक स्टेप आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे SN2। धन्यवाद।